हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजंता की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करेंगे, अपनी यूनिट चल रही है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन और इसमें पढ़ने पड़ेगा कल आवश्यक तत्वों के बारे में। जो टोटल 27 तत्व थे आवश्यक तत्व, और इन 27 में से 11 तत्व मुख्य तत्व होते हैं और 16 तत्व सूक्ष्म तत्व होते हैं। 11 मुख्य और 16 तत्व सूक्ष्म तत्व के नाम से जाने जाते हैं, सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आवश्यक तत्व पढ़े थे मुख्य और सूक्ष्म, और इनके उपयोग के बारे में कि तत्व जो है जैविक प्रक्रिया में किस काम में आते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे पोरफीन रिंग या पोरफीन वलय। पोरफीन वलय यानी कि पोरफीन वलय क्या होती है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, किस प्रकार से होता है। पोरफीन वलय, पोरफीन रिंग। पाइरोल वलय जो होती है, पाइरोल वलय के 4 अणु, पाइरोल वलय के 4 अणु आपस में डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं तथा एक वृहद संरचना का निर्माण करते हैं, एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे पोरफीन वलय कहा जाता है। पाइरोल वलय जैसे अपनी पाइरोल वलय होगी, 5 मेंबर रिंग और नाइट्रोजन, यहां से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ऐसी अपने पास 4 पाइरोल वलय होगी जो आपस में जुड़ी हुई होंगी और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा आपस में जुड़ के एक बड़े संरचना या बड़े अणु का निर्माण करती है, वृहद संरचना का निर्माण करती है, जिसे पोरफीन वलय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपने पास अगली पाइरोल वलय 5 मेंबर रिंग NH और डबल बॉन्ड NH यहाँ पे, और इसके बाद चौथा तीसरी पाइरोल वलय यहाँ नाइट्रोजन और चौथी पाइरोल वलय यहाँ नाइट्रोजन। इस प्रकार से 4 पाइरोल वलय होंगी जो आपस में डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा जुड़ के एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है। अब यहाँ होगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, चौथी पाइरोल वलय में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब ये आपस में कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से और इन्हीं कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। यहाँ डबल बॉन्ड से कार्बन के लिए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये है अपनी पोरफीन रिंग। इस रिंग को जाना जाता है पोरफीन रिंग के नाम से, पोरफीन रिंग। यानी कि पोरफीन रिंग का निर्माण किसके द्वारा होता है, 4 पाइरोल वलय होती है अपने पास, 1 2 3 और 4 पाइरोल वलय, और ये कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा आपस में जुड़ के चारों पाइरोल वलय डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा आपस में जुड़कर एक वृहद संरचना का निर्माण करती है, जिस संरचना को अपन पोरफीन रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये थी अपनी पोरफीन रिंग। इसके बाद अपन बात करेंगे पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन वलय।
तो पोरफिन वाले की बात हुई थी पोरफायरिन वाले, पोरफायरिन रिंग। अब पोरफायरिन रिंग क्या होती है? प्रतिस्थापित समूह युक्त पोरफिन वलय को ही पोरफायरिन वलय कहा जाता है। प्रतिस्थापित समूह यानी अभी अपन ने जो संरचना बनाई थी उसमें प्रतिस्थापित समूह प्रेजेंट हो, यानी प्रतिस्थापित समूह युक्त पोरफिन वलय ही क्या कहलाती है? पोरफायरिन वलय या पोरफायरिन वलय के नाम से जानी जाती है। अगर किसी पोरफिन वलय में प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है या प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो संरचना ही पोरफायरिन वलय के नाम से जानी जाती है। पोरफायरिन वलय में क्या होगा? केवल पोरफिन वलय में प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ होगा। इसमें 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़कर एक गुहा का निर्माण करती है। 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़कर, अभी अपने 4 पायरोल वलय बनाए थे, चारों पायरोल वलय आपस में जुड़कर बीच में एक गुहा का निर्माण करती है। ये कैविटी का फॉर्मेशन करती है, गुहा बनाती है, गुहा का निर्माण करती है। कैविटी खाली जगह, गुहा। 4 पायरोल वलय आपस में इस प्रकार से जुड़ती है कि उनके बीच में एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, कैविटी का निर्माण होता है। अब इस गुहा का साइज, ये जो गुहा है इसका साइज होता है 2 एंगस्ट्रॉम। गुहा का साइज होता है 2 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है कैविटी पोरफायरिन वलय में। धातु आयन इस गुहा में प्रवेश कर जाता है। अब जो पोरफिन वलय में जो धातु आयन आके प्रवेश करेगा या प्रवेश केंद्र में, वो कहाँ आएगा? इस गुहा में प्रवेश करता है। यानी धातु आयन जो है इस गुहा के द्वारा पायरोल वलय जो होती है, चारों पायरोल वलय, उनसे कनेक्टेड होता है, उनसे जुड़ता है। धातु आयन कहाँ होगा? कैविटी में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जैव तंत्र में धातु, जैव तंत्र में धातु बृहद वलय पोरफायरिन वलय के रूप में पाए जाते हैं। अब यानी जो धातु आयन पढ़ रहे थे अपन, जो आवश्यक तत्व है वो जैव तंत्र में किस रूप में पाए जाते हैं? वो बृहद अणु पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन वलय के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी धातु आयन हैं वो जैविक तंत्र में पोरफायरिन वलय के रूप में पाए जाते हैं। पोरफायरिन वलय में क्या होता है? प्रतिस्थापित समूह युक्त पोरफिन वलयों की, यानी कि 4 पायरोल समूह आपस में जुड़े हुए होंगे, जो इस प्रकार से जुड़ते हैं कि उनके बीच में एक गुहा का निर्माण होता है और उस गुहा का साइज 2 एंगस्ट्रॉम होता है। इस गुहा में धातु आयन जो है वो आकर जुड़ता है, इस रिंग में आकर जुड़ता है कैविटी में, कैविटी के द्वारा। अब जो धातु आयन प्रेजेंट होते हैं जैविक तंत्र में, जैविक शरीर में, तो वो धातु आयन इस पोरफायरिन वलय के द्वारा प्रेजेंट रहते हैं या पाए जाते हैं। अब धातु आयन जो है वो यहाँ पे धातु आयन किसके साथ जुड़ रहा है? पोरफायरिन वलय के साथ। और यदि धातु आयन इमिडाजोल रिंग, धातु आयन इमिडाजोल रिंग, धातु आयन जो है वो इमिडाजोल रिंग या प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा किसका निर्माण होगा? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम का निर्माण करते हैं। जैविक तंत्र में धातु आयन पोरफायरिन वलय के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि धातु आयन जो है वो कनेक्टेड हो किसके साथ? इमिडाजोल रिंग और प्रोटीन के साथ, यानी कि धातु आयन इमिडाजोल रिंग और प्रोटीन के साथ मिलकर किन संरचनाओं का निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन का और साइटोक्रोम का। यदि धातु आयन किसके साथ प्रेजेंट हो? इमिडाजोल रिंग और प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है, तो वहां इसका निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का या मायोग्लोबिन का या साइटोक्रोम का। 3 संरचनाएं हैं जिनका निर्माण करता है धातु आयन, इसके द्वारा इमिडाजोल रिंग और प्रोटीन के साथ जुड़कर साइटोक्रोम का निर्माण करते हैं। अब अपन सबसे पहले हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन
यहाँ आपको जो समझ में आया कि धातु आयन पोरफीन वलय में पोरफायरिन वलय के द्वारा बनाई गई कैविटी में पाया जाता है, यानी जैविक तंत्र में पोरफायरिन वलय के रूप में प्रेजेंट रहता है। जितने भी सारे धातु आयन को सारे जैविक तंत्र में पोरफायरिन वलय के द्वारा प्रेजेंट रहते हैं। और पोरफायरिन रिंग किससे बनती है? पोरफीन रिंग से। पोरफीन रिंग में होता है चार पाइरोल वलय डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। अब यदि पोरफीन वलय में प्रतिस्थापक समूह प्रेजेंट हो तो वो संरचना किसमें बदल जाती है, या वो संरचना क्या कहलाती है? पोरफायरिन वलय। अब पोरफायरिन वलय में धातु आयन उसकी कैविटी में पाया जाता है। और धातु आयन यदि इमिडाजोल रिंग या प्रोटीन के साथ मिलता है या संयुक्त रहता है तो वहां से अलग अलग संरचनाओं का निर्माण होता है। वो संरचनाएं होंगी अपनी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम। इसके बाद अपन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम कहेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इनकी संरचना में धातु आयन कौन होता है? मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में ही धातु आयन होगा Fe आयरन। धातु आयन के रूप में प्रेजेंट होता है आयरन Fe। और जिससे नाइट्रोजन परमाणु इसके पाइरोल वलय के चार पाइरोल वलय के जो नाइट्रोजन परमाणु थे धातु आयन से Fe से नाइट्रोजन परमाणु उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सारे नाइट्रोजन परमाणु सेंटर में जो Fe केंद्रीय धातु आयन प्रेजेंट है उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसको निम्न प्रकार से दर्शाएंगे अपन। ये होती पहली पाइरोल वलय, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा होगा। दूसरी तीसरी पाइरोल वलय, और यहाँ चौथी पाइरोल वलय। इस प्रकार से चार पाइरोल वलय प्रेजेंट होती है और इनमें डबल बॉन्ड इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वाले में दो और नीचे चौथी में इस प्रकार से डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। और अब यहाँ Fe जो है इन चारों पाइरोल वलय के केंद्र में प्रेजेंट होता है Fe+2 आयन के रूप में। यहाँ चारों नाइट्रोजन Fe के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। चारों पी का निशान Fe की तरफ होने का मतलब कि नाइट्रोजन के द्वारा लोन पेयर अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट किया जा रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसको नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, जिसको Fe को धातु आयन को जो सेंटर में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ समूह जुड़े होंगे CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरी पाइरोल वलय से CH3 उसी प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरी पाइरोल वलय से उसी प्रकार से CH3 CH2 CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड O-।
चौथी पायरोल बैलेंस से CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस। इस प्रकार से अपनी चारों पायरोल बैलेंस जो है वो Fe से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे इसकी धातु आयन की दो संयोजकताएं अभी भी शेष रहती हैं, जिनमें से पांचवी संयोजकता जो 4 संयोजकताएं 4 नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट की जाती है। पांचवी संयोजकता जो है उसको इमिडाजोल रिंग संतुष्ट करती है। तो इसको अपन सबसे पहले इनको आपस में कनेक्ट करेंगे डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा। ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड और इस प्रकार से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ये चारों पायरोल वाले डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। Fe की जो पांचवी संयोजकता है उसको संतुष्ट करता है इमिडाजोल रिंग, पांचवी संयोजकता को इमिडाजोल रिंग, और इमिडाजोल रिंग होगी कोई 5 मेंबर्ड यह प्रोटीन नाइट्रोजन। और डबल बॉन्ड की बात करें तो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल, यहां भी एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन एटम ये क्या अपनी इमिडाजोल रिंग, इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। इस प्रकार से पांच संयोजकताएं संतुष्ट होती है धातु आयन की। अभी भी Fe की जो छठी संयोजकता है वो शेष रह जाती है। Fe की छठी संयोजकता भी शेष रहती है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की संरचना इस प्रकार से होती है। 4 पायरोल बैलेंस अपनी नाइट्रोजन एटम के द्वारा Fe जो धातु आयन है सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे चारों पायरोल बैलेंस के द्वारा Fe की 4 संयोजकताएं संतुष्ट होती है। पांचवी संयोजकता जो है उससे इमिडाजोल रिंग जुड़ी हुई होती है, तो पांचवी संयोजकता को इमिडाजोल रिंग संतुष्ट करती है। इसके बाद छठी की बात करेंगे अपन। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की संरचना में 4 पायरोल वाले नाइट्रोजन परमाणु धातु आयन से उपसहसर्जित बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। धातु आयन की पांचवी संयोजकता में इमिडाजोल रिंग जुड़ी हुई है और उपसहसर्जित बंध का निर्माण करती है। यहाँ से नाइट्रोजन एटम जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है Fe को, इमिडाजोल रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम। और धातु आयन की छठी संयोजकता जो है वो खाली रहती है, रिक्त होती है। इसके बाद धातु आयन जो है वो अध्रुवीय विलायक, धातु आयन Fe जो है वो अध्रुवीय विलायक जैसे अध्रुवीय विलायक द्वारा गिरा हुआ होता है, जिससे यह संयोजकता छठी संयोजकता जो है वो अध्रुवीय अणु O2, अध्रुवीय अणु कौन है? ऑक्सीजन O2 के द्वारा पूर्ण हो जाती है। यानी कि यहाँ पे धातु आयन जो है वो अध्रुवीय विलायक SO3 के द्वारा गिरे हुए होने के कारण यहाँ पर संयोजकता जो है छठी संयोजकता अध्रुवीय अणु O2 के द्वारा पूर्ण हो जाती है, जिसके कारण धातु आयन अपने तल से, ये जो धातु आयन है अपने तल से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। धातु आयन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसके कारण यहाँ अध्रुवीय अणु के साथ बॉन्ड बनाने से, यानी कि अध्रुवीय अणु O2 जो है इसकी छठी संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। और छठी संयोजकता के रूप में O2 जुड़ने के कारण यहाँ पे Fe जो है अपने तल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये इसका तल है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है। इसके कारण Fe की छठी संयोजकता के कारण, और छठी संयोजकता से कौन जुड़ा हुआ है? O2, अध्रुवीय मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें अपन हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन V ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, V ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बात करें अपन, हीमोग्लोबिन Hb हीमोग्लोबिन V ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन अणु जुड़ा हुआ नहीं है। V ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में आयरन जो है उच्च चक्रण अवस्था में होता है। यहाँ पे प्रेजेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में।
उच्च चक्रावस्था में पाया जाता है। बी ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो उच्च चक्रावस्था में होता था। Fe+2 अवस्था में आयरन उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है। यहाँ पे आयरन जो है Fe+2 अवस्था में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है। ये किसमें होता है? बी ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन में। इस अवस्था में आयरन के पास 4 एल्किल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस कंडीशन में बी ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन में 4 एल्किल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 4 एल्किल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कब? जब इसमें ऑक्सीजन अणु जुड़ा हुआ नहीं हो। इमिडाजोल रिंग की अनुपस्थिति में धातु आयन की छठी संयोजकता, यदि यहाँ पे इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो इसकी छठी संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है? तो इसकी छठी संयोजकता के रूप में ऑक्सीजन तथा H2 का अणु जुड़ा हुआ होता है। यदि यहाँ पे इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट नहीं है तो O2 और H2 ये दो अणु पांचवी और छठी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? धातु आयन जो है, धातु आयन Fe+ से Fe+2 से Fe+3 अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि यहाँ पे इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में पांचवी और छठी संयोजकता संतुष्ट की जाती है O2 और H2 के द्वारा। और O2 H2 जुड़ने के बाद यहाँ पे Fe+2 जो है वो Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। Fe2 Fe3 अपन इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fe2 और Fe2। यहाँ ये चेंज होगा Fe3 में। कब? जब यहाँ O2 और H2 इसकी पांचवी और छठी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। अब O2 की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजनित व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें मेटा हीमोग्लोबिन तथा मेटा मायोग्लोबिन कहा जाता है। इस प्रकार के यौगिकों में Fe अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। आयरन जो है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेगा। कब? जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो हीमोग्लोबिन क्या कहलाती है? ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑक्सीजनित मायोग्लोबिन। और इनको ऑक्सीजन जुड़े होने के बाद मेटा हीमोग्लोबिन या मेटा मायोग्लोबिन भी कहा जाता है। और इस ऐसी कंडीशन में यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन में यौगिकों में Fe जो है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। अब हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन। और ये मैकेनिज्म अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।